हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके साथ साथ क्लासेस के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को भी देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे एक क्लास, उसके वेरिएबल्स, उसके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। और एक साथ ही एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइथन कोड के साथ और क्लास को लिखना सीखते हैं और साथ ही इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एक बेसिक क्लास और एक ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट करते हो। तो क्लास का मतलब क्या है? क्लास का मतलब है कि कोई भी रियल वर्ल्ड की एंटिटी या कोई भी रियल वर्ल्ड में जो थिंग है, जो चीज़ है, उसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो प्रोग्रामिंग में। तो जैसे आपका एक बैग हो गया, बैग में क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, उसका एक कलर है, उसकी हाइट है, उसमें कितना स्पेस है, ये सारी उसकी एट्रीब्यूट्स हैं या उसके फीचर्स हैं और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिमिलरली कोई दुनिया की कोई भी चीज़, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसका कुछ फंक्शन होता है, यानी उसका कुछ काम होता है। जैसे लैपटॉप का काम है चीज़ें अपने अंदर रखना और हमें हेल्प करना कि उसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम रियल वर्ल्ड की चीज़ों को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको एक नाम देते हैं तो उसे हम उस कॉन्सेप्ट को हम क्लास कहते हैं। तो क्लास कुछ भी नहीं है, क्लास रियल वर्ल्ड की किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का या दिखाने का एक तरीका है। और किसी भी क्लास में दो चीज़ें होती हैं, जो भी रियल वर्ल्ड की चीज़ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं एज अ क्लास, उसके कुछ फीचर्स होंगे, यानी वो किस तरीके की दिखती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके साथ उसका कुछ फंक्शन होगा, क्या उसका यूज़ है। जैसे अगर एक एम्प्लॉय नाम की मैं क्लास बनाऊं तो एम्प्लॉय की फीचर्स या एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एम्प्लॉय का आईडी क्या है ना, एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट क्या है, एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है, और उसके फंक्शन क्या होंगे कि उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक एम्प्लॉय एक फैकल्टी है तो टीचिंग उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एक फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव या को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना उसका एक फंक्शन या वो है, एक मेथड है उसका। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक एनिमल की क्लास बनाई है। एनिमल रियल वर्ल्ड में एक एंटिटी है, एक थिंग है। एनिमल की क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी कि क्या एनिमल फ्लाई करता है या नहीं, मतलब एनिमल का साइज क्या है, शेप क्या है, क्या वॉइस है, क्या कलर है, एंड सो ऑन। और उसकी फंक्शन क्या हो जाएगा, वो क्या करता है, क्या वो मूव करता है, क्या वो क्रॉल करता है, क्या वो स्विम करता है। तो अलग अलग तरीके से हम क्लासेस को रियल वर्ल्ड की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए बना सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने एक क्लास बनाई है उसका नाम है एनिमल। अब आप क्लास कैसे बनाते हो? सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना है क्लास। क्लास के बाद जो भी आपको नाम देना चाहते हो आप उस क्लास को, वो नाम आप दीजिए और उसके बाद एक कोलन लिखना है। कोलन लिखते ही जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका कर्सर एक इंडेंटेड स्पेस पे आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोलन लिखा, कोलन लिखने के बाद एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 4 स्पेसेस छोड़ने के बाद कर्सर आ जाता है ऑटोमेटिकली। और उसके बाद आप क्लास के अंदर की डेफिनेशंस और डिक्लेरेशंस करोगे। इन सारे डिटेल में, मतलब क्लास के अंदर क्या लिखते हैं वो भी हम एक एक करके जानेंगे। अभी के लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी पाइथन क्लास को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्लास नाम का कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके बाद क्लास को जो भी आप नाम देने चाहते हैं, फिर आ जाता है कोलन ऑपरेटर, और उसके बाद आप क्लास में क्या लिखना चाहते हैं वो कंटेंट आएगा। अब यहाँ पे मैंने पास कीवर्ड लिखा है, जैसे कि हमने पास कीवर्ड के लिए पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है। पास कीवर्ड तब हम यूज करते हैं पाइथन में जब हमें उस टाइम पे कोई कोड नहीं लिखना, लेकिन फ्यूचर में हम उस कोड को लिखेंगे। तो पाइथन पास कीवर्ड को इग्नोर कर देता है और अंडरस्टैंड करता है कि यहाँ पे फ्यूचर में कुछ कोड लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक क्लास क्रिएट करी। अभी इस क्लास में ना कोई वेरिएबल है, मतलब ना कोई एट्रीब्यूट है, ना कुछ एनिमल नाम की क्लास की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई उसका फंक्शन है। ठीक है, लेकिन
एनिमल नाम की क्लास जैसे ही आपने यहाँ पे बनाई और एग्जीक्यूट करी, यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, एक नंबर आ गया है, इस सेल को मिल गया है, तो अब इस क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो अगर रियल वर्ल्ड में कोई एनिमल है तो एनिमल बहुत तरीके के हो सकते हैं। एनिमल, एक डॉग भी एक एनिमल है, एक काऊ भी एनिमल है और एक कैट भी एनिमल है। तो किसी भी रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के स्पेसिफिक टाइप्स को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बैग का एग्जाम्पल दिया था, एक स्कूल बैग भी एक तरीके का बैग है, लेडीज का हैंड बैग भी एक तरीके का बैग है, और जो हम मार्केट शॉपिंग के लिए जाते हैं कैरी बैग, राइट, वो टोट बैग, वो भी एक बैग है। तो किसी भी क्लास का या किसी भी एंटिटी का जब हम एक स्पेसिफिक टाइप बनाना चाहते हैं तो हम उस एंटिटी या उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी उस क्लास के टाइप को किसी एक स्पेसिफिक, मतलब उस क्लास की किसी एक स्पेसिफिक चीज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे क्लोथ्स एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, क्लोथ्स में आपका पैंट भी आएगा, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप पैंट, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप शर्ट, एक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं हैट। ठीक है, तो स्पेसिफिक जब हम मूव करते हैं किसी भी क्लास से तो हम उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सिमिलरली लैपटॉप्स है, लैपटॉप एक जेनरिक क्लास हो गई। एक आपके फ्रेंड का लैपटॉप हो सकता है एचपी का हो, तो एचपी का आपके फ्रेंड का लैपटॉप एक अलग एंटिटी है, एक अलग यूनिट है, एक अलग ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड का। और आपका लैपटॉप जो हो सकता है चाहे सेम कंपनी का हो या दूसरी कंपनी का हो, वो रियल वर्ल्ड का एक दूसरा ऑब्जेक्ट या एंटिटी है। तो इसीलिए क्लासेस से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम क्लास में लिखी हुए एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ क्लास को डिफाइन करने से कुछ आउटपुट नहीं आएगा, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के वेरिएबल्स को, मेथड्स को, फंक्शंस को यूज करेंगे, तब आप कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने क्लास बनाई थी एनिमल, उसका अब मैं इस सेकेंड लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद आपको असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपको क्लास का नाम लिखना है। एग्जैक्टली मैच करना चाहिए जो आपने क्लास क्रिएट करते वक्त नाम लिखा है और जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त नाम लिख रहे हैं। और उसके बाद आप फंक्शन में जैसे राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं वैसे ही आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं। तो यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है पेट, और वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, वो एक एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि उसकी क्लास है एनिमल। अब यहाँ पे क्योंकि क्लास में हमने कुछ नहीं लिखा था, एम्प्टी छोड़ा था हमने क्लास वाला कोड, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे कुछ आउटपुट नहीं आया है। अब डिटेल में देखते हैं कि कोई क्लास जिसमें एट्रीब्यूट्स और मेथड्स दोनों हैं वो हम कैसे बनाएंगे। तो एट्रीब्यूट्स जैसे मैंने बताया किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं और मेथड्स उस क्लास के फंक्शंस होते हैं। जैसे बैग का कलर, साइज, हाइट, स्पेस उसकी प्रॉपर्टी है, और थिंग्स को कैरी करना, बुक्स, लैपटॉप्स को कैरी करना उसका एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है नंबर। अब नंबर में मैंने दो फंक्शंस लिखे हैं, एक है मेरा इनिट फंक्शन और दूसरा है मेरा प्रिंट नंबर फंक्शन। ठीक है, अब जब भी आप कोई भी क्लास बनाते हैं सबसे ज़रूरी है आपको ये इनिट फंक्शन लिखना। इनिट फंक्शन क्या करता है, क्लास को इनिशियलाइज करता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट में इनिशियली, स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यानी प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स उस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होंगे और उनकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो हर क्लास के लिए इनिट फंक्शन लिखना बहुत जरूरी है। अब इनिट फंक्शन में दो अंडरस्कोर आप लिखते हैं, उसके बाद दो अंडरस्कोर लिखने के बाद आपके पास कीवर्ड आता है INIT इनिट, और उसके बाद अगेन दो अंडरस्कोर लिखते हैं। इन अंडरस्कोर्स, जब भी हम किसी पाइथन फंक्शन में अंडरस्कोर्स लिखते हैं दो आगे और पीछे, इसका मतलब कि ये इंटरनल फंक्शंस हैं जो कि बाहर क्लास के नहीं यूज हो सकते, नहीं कॉल किए जा सकते जैसे आप नॉर्मल फंक्शंस यूज करते हो। ठीक है, अब
अब इनिट में हमेशा ऑब्वियसली क्योंकि ये फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट्स तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ क्लास के हर फंक्शन में एक पैरामीटर हमेशा आता है जो कि है सेल्फ पैरामीटर। सेल्फ मतलब सेल्फ पैरामीटर उस ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है जिस पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास को क्रिएट करने पे हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हमें कुछ आउटपुट मिलेगा अगर हमने क्लास को कुछ वैल्यूज, कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे पाइथन ऑटोमेटिकली क्लास का इनिट फंक्शन, जो फंक्शंस क्लास के अंदर लिखे जाते हैं उन्हें हम फंक्शन ना कह के मेथड कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसका एक मेथड कॉल करता है क्लास का, जो कि होता है इनिट मेथड, और इस इनिट मेथड को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है क्लास का, जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यूज असाइन करता है। ठीक है, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, और क्लास का कोई भी एट्रीब्यूट यानी उसका वेरिएबल या मेथड कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है वो कौन बताएगा हमें? सेल्फ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक क्लास क्रिएट करी एनिमल और उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, एक किया डॉग, एक किया कैट, एक किया एलिफेंट। तो डॉग के लिए जब मैं एनिमल क्लास का कोई वैल्यू या कोई फंक्शन कॉल करूंगी उसकी अपनी वैल्यूज होंगी, है ना। जैसे डॉग की वॉइस क्या है? बार्क वॉइस है। कैट की वॉइस क्या है? म्याऊ वॉइस है, राइट। तो दोनों की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टीज हैं, हालांकि दोनों सेम क्लास में बिलोंग करते हैं पर दोनों की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टीज हैं जिनकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज है। तो जब भी हम क्लास की किसी भी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं या फंक्शन कॉल करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्ट को हम यूज करके उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं या उस मेथड को यूज करना चाह रहे हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सेल्फ हमें बताता है कि कौन से ऑब्जेक्ट से हमें कॉल हो रहा है कोई भी क्लास का वेरिएबल या मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका कंस्ट्रक्टर जो कि ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करता है और उन्हें इनिशियल वैल्यू असाइन करता है। कंस्ट्रक्टर में और कोई पैरामीटर हो या ना हो, आपके पास हमेशा एक पैरामीटर जरूर होगा जो कि होगा सेल्फ पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेल्फ के साथ साथ एक दूसरा पैरामीटर भी लिखा है, वैल पैरामीटर। वैल एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है जो कि क्लास के एट्रीब्यूट को वैल्यू असाइन कर रहा है। अब देखो, क्लास में इनिट मेथड तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए हो गया, उसके बाद इस क्लास का मेंबर, उस क्लास का मेथड है प्रिंट नंबर, और इस क्लास का एट्रीब्यूट है वैल्यू। तो किसी भी नंबर की कोई एक वैल्यू होगी जो उस नंबर की एक प्रॉपर्टी है ना। अगर मैंने 5 बनाया तो उसकी वैल्यू है 5। तो कभी भी जब हम किसी क्लास में एक एट्रीब्यूट या एक वेरिएबल क्लास का डिफाइन करना चाहते हैं, क्लास के वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं और क्लास के फंक्शंस को हम मेथड्स कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्लास का एक एट्रीब्यूट बनाना चाहते हैं तो हम उसे इनिट फंक्शन में एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू असाइन होगी वो मैंने एज अ पैरामीटर पास किया है। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा तो इनिट फंक्शन कॉल होगा क्लास का, और इनिट फंक्शन उस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे मुझे ये पैरामीटर जो वैल है वो पास करना पड़ेगा ताकि उस ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू असाइन हो सके जो वैल्यू मैंने पास करी है। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सा अभी क्लैरिटी ना आई हो, जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपकी क्लैरिटी एनहांस हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास हमने बनाई, क्लास कीवर्ड से क्लास को हमने नाम दिया नंबर, उसके बाद हमने कोलन ऑपरेटर लिखा है, फिर हमने क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इनिट मेथड लिखा है जिसमें हम एक वैल्यू या एक पैरामीटर पास कर रहे हैं
जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे वो क्लास के एक एट्रीब्यूट को असाइन हो जाएगा। एट्रीब्यूट का नाम भी है वैल्यू और हमारे पैरामीटर का नाम है वैल। अब इसके अलावा ये तो कंपल्सरी फंक्शन हो ही गया, ये तो आपको बनाना ही है जब आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। अब दूसरा फंक्शन या क्लास का मेथड क्या है, प्रिंट नंबर। यहाँ पे हमने सिर्फ सेल्फ लिखा है। सेल्फ जैसे कि मैंने बताया क्लास के हर मेथड में एज अ पैरामीटर पास होगा। ये डिनोट करता है कि इस मेथड को कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे प्रिंट नंबर जो मेथड है वो क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है क्लास की, यानी जो ऑब्जेक्ट जिस पे ये प्रिंट नंबर कॉल हुआ है उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। तो इस क्लास को मैंने रन किया, इस क्लास को एग्जीक्यूट करने पे कुछ आउटपुट नहीं आया। अब नेक्स्ट लाइन में मैं नंबर मतलब इस क्लास का नंबर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। नाम मैंने दिया है नम, क्लास का नाम मैंने लिखा नंबर, राउंड ब्रैकेट्स लगाए, और क्योंकि क्लास के इनिट फंक्शन में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर था वैल, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम एक वैल्यू देनी है 1000। जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो भी मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट करी, क्लास नंबर का इनिट मेथड कॉल हुआ, उसने क्या किया, इस जो ऑब्जेक्ट है नम, इसके वैल्यू वाले एट्रीब्यूट को 1000 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है। अब जब मैं नम इसी ऑब्जेक्ट से क्लास का मेथड कॉल कराऊंगी नम डॉट प्रिंट नंबर, तो यहाँ पे प्रिंट नंबर सेल्फ में क्या जाएगा, जो मैंने ऑब्जेक्ट जिससे प्रिंट नंबर को कॉल कराया है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका आप नाम लिखेंगे और उसके बाद डॉट ऑपरेटर लिखेंगे अगर आपको क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट या मेथड को कॉल करना है या यूज करना है, और डॉट पैरामीटर लिखने के बाद आप उस मेथड का नाम लिखेंगे फॉलोड बाय राउंड ब्रैकेट्स। तो जब आपने नम ऑब्जेक्ट पे प्रिंट नंबर फंक्शन कॉल किया तो इसने प्रिंट करा दी नम ऑब्जेक्ट की वैल्यू, और नम ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या थी, 1000, जो हमने यहाँ पे पास किया था। ठीक है। अब ट्राई करते हैं कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे num2 के नाम से। num2 ऑब्जेक्ट का हमने नाम दिया, क्लास का नाम लिखा, और यहाँ पे मैंने बिना कोई वैल्यू पास करे राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी आप देख सकते हैं पाइथन ने एरर दिया है। क्या एरर है, नंबर डॉट इनिट मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मतलब कि जो नंबर क्लास का इनिट फंक्शन था उसमें एक पैरामीटर या एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। आर्ग्यूमेंट मतलब जो आपको यहाँ पे पास करनी थी वो वैल्यू मिसिंग है, और ये रिक्वायर्ड है, ये जरूरी है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। और कौन सी वैल्यू मिसिंग है, कौन सा पैरामीटर मिसिंग है, वैल पैरामीटर। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्यों लिखा है, पैरामीटर क्यों नहीं लिखा? पैरामीटर जैसे मैंने फंक्शंस में भी बताया था वो होता है जब आप मेथड को डिफाइन करते टाइम लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब जो वैल्यू आपको कॉल करने के टाइम पे पास करनी है। सपोज यहाँ पे मैं 500 वैल्यू लिख देती हूँ और इस ऑब्जेक्ट को, इस कोड को रन करती हूँ। अब इसके बाद जब मैंने num2 ऑब्जेक्ट पे वैल्यू को प्रिंट कराया, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लेट्स चेक, प्रिंट num2 की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि num2 वाला जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था उसकी वैल्यू आ गई है 500। और यही काम आप दूसरे तरीके से भी करा सकते थे, जैसे मैंने प्रिंट नंबर करके यहाँ पे कराया है, प्रिंट नंबर, यहाँ पे num की जगह num2, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 500। अब आप ध्यान से देखिए कि सेल्फ का क्या पर्पस है। प्रिंट नंबर वाला मेथड यहाँ भी कॉल हुआ है, प्रिंट नंबर वाला मेथड यहाँ भी कॉल हुआ है, लेकिन दोनों के आउटपुट्स में डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि दोनों प्रिंट नंबर अलग अलग ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहे हैं। एक नम से कॉल हो रहा है जिसकी वैल्यू हमने क्रिएट करते हुए 1000 असाइन करी थी, और दूसरा प्रिंट नंबर फंक्शन num2 ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है जिसकी वैल्यू हमने 500 असाइन करी थी।
ये इम्पोर्टेंस है सेल्फ नाम के वेरिएबल की या सेल्फ पैरामीटर की, जो हम पास करते हैं क्लास को कंस्ट्रक्ट करते टाइम। तो क्लास का हर ऑब्जेक्ट एक यूनिक, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसकी खुद की अपनी वैल्यूज होती हैं क्लास के एट्रीब्यूट्स के लिए, और उन वैल्यूज को यूज करते ही, उन वैल्यूज को ही यूज किया जाता है जब क्लास का कोई मेथड कॉल होता है। ठीक है, तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स उसी टाइम क्रिएट हो जाते हैं, जबकि क्लास के मेथड्स कॉमन रहते हैं। बस कौन सा ऑब्जेक्ट उन्हें कॉल हो रहा है, कॉल कर रहा है उन ऑब्जेक्ट, उस मेथड को, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को यूज किया जाता है उन मेथड्स में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है लैपटॉप नाम से। लैपटॉप में मैं दो एट्रीब्यूट्स यानी दो प्रॉपर्टीज शो करना चाहती हूँ लैपटॉप की। एक हो गया उसका ब्रांड, एक हो गई उसकी मेमोरी। तो मैंने क्या करा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम सारे उसके एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं, हर ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट की अपनी कॉपी होती है, तो यहाँ पे मैंने जो कंस्ट्रक्टर लिखा है यानी जो इनिट फंक्शन लिखा है उसमें सेल्फ तो पास होगा ही, साथ साथ मैंने दो अलग पैरामीटर्स बी और एम पास करे हैं। इन दो पैरामीटर्स को पास करने का मतलब ये हो गया कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगी मुझे ये दो वैल्यूज पास करनी ही है। क्यों करनी है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में या इस क्लास के दो एट्रीब्यूट्स मैंने बनाए हैं, सेल्फ डॉट ब्रांड और सेल्फ डॉट मेमोरी। अब ये वाला सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा जो मैं क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट का अपना एक ब्रांड नाम का एट्रीब्यूट होगा या वेरिएबल होगा, और हर ऑब्जेक्ट में एक मेमोरी नाम का वेरिएबल होगा। जब मैं उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रही हूँ, जो भी मैंने बी और एम वैल्यूज पास करी हैं वो ब्रांड और मेमोरी में असाइन हो जाएंगी। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते टाइम मैं ब्रांड और मेमोरी वैल्यूज अलग अलग डालूंगी, तो हर ऑब्जेक्ट की अपना ब्रांड और अपनी एक मेमोरी की प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब आते हैं इस क्लास के मेथड पे। एक मेथड मैंने बनाया है स्पेसिफिकेशंस नाम का। देखो, कंस्ट्रक्टर का नाम तो आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप बाकी जो मेथड्स बनाते हो क्लास के उसको चेंज कर सकते हो। तो स्पेसिफिकेशंस नाम का जो मैंने एक नया मेथड बनाया है उसमें मैंने एक्स्ट्रा पैरामीटर कोई पास नहीं किया। उसमें सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट से ये मेथड कॉल होगा बस वही एज अ पैरामीटर पास हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे ऊपर भी हमने प्रिंट नंबर की डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा था सेल्फ, लेकिन प्रिंट नंबर को कॉल करते टाइम कोई वैल्यू नहीं पास करी, क्योंकि सेल्फ का मतलब है जो ऑब्जेक्ट प्रिंट नंबर को कॉल कर रहा है उसकी वैल्यूज, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करो फंक्शन के अंदर अगर कहीं जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप के लिए एक मेथड बनाया है स्पेसिफिकेशंस। उसमें मैं प्रिंट कर रही हूँ लैपटॉप का ब्रांड और लैपटॉप की मेमोरी। अब कभी भी चाहे क्लास के अंदर आप जब भी किसी क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हो, चाहे आप उसे वैल्यू असाइन कर रहे हो कंस्ट्रक्टर में, चाहे आप उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हो किसी और मेथड में, आपको सिर्फ यहाँ पे सेल्फ डॉट उस एट्रीब्यूट का नाम लिखना है और कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के साथ टाइड होता है ना। एट्रीब्यूट की एग्जिस्टेंस ही तभी है जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो हो। तो हर बार एट्रीब्यूट को सेल्फ डॉट के नाम से एक्सेस किया जाएगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है उसका ब्रांड वाला एट्रीब्यूट यूज करो और यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली मेमोरी प्रिंट करानी है मुझे, तो उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अब इस क्लास को मैंने एग्जीक्यूट करा, क्लास को रन करने पे कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। अब यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे हैं क्लास के, L1 और L2। यहाँ पे क्लास का नाम लिखा है, क्लास का नाम लिखते ही और राउंड ब्रैकेट्स लगाते ही ऑटोमेटिकली इनिट फंक्शन या कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उस क्लास का। और यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास करी हैं HP और 512। अब जब ये ऑब्जेक्ट L1 क्रिएट होगा तो
पहला वैल्यू जाएगी बी में, यानी HP वाली जो वैल्यू है वो जाएगी बी में, और बी असाइन हो रहा है ब्रांड नाम के एट्रीब्यूट में, तो L1 का ब्रांड हो जाएगा HP। और सिमिलरली जो सेकंड वैल्यू है 512 वो जाएगी M वाले पैरामीटर में, M असाइन होगा मेमोरी में, तो L1 जो ऑब्जेक्ट है उसका ब्रांड हो गया HP, उसकी मेमोरी हो गई 512। सिमिलरली एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका ब्रांड है डेल और उसकी मेमोरी है 1024। अब अगर मैं इन सब स्टेटमेंट को कमेंट कर दूं, मैंने इस कोड को रन किया तो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनिट मेथड कॉल हुआ है और इनिट में कोई प्रिंट नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं है एक्सेप्ट फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, है ना। सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसके एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन करेगा, तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा। फिर मैंने एक एक करके यहाँ पे प्रिंट कराया है, L1 की स्पेसिफिकेशंस प्रिंट कराई है। कैसे? मैंने L1 ऑब्जेक्ट की मदद से स्पेसिफिकेशंस मेथड कॉल किया है क्लास का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग हमारे पास हुई है। क्या प्रिंट हुआ है? ब्रांड नेम सेल्फ डॉट ब्रांड, मतलब L1 का जो भी ब्रांड है यानी HP उसे प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया ब्रांड नेम और HP। और दूसरा स्टेटमेंट क्या प्रिंट होना था? मेमोरी साइज, तो आपका आउटपुट आ गया मेमोरी साइज और जो वैल्यू आपने मेमोरी साइज की पास करी थी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम। फिर यहाँ पे एक डैश लाइन के लिए प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि आपको यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिख रही है, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट्स को भी कमेंट करते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट का भी हमने स्पेसिफिकेशन फंक्शन कॉल किया है और दूसरे ऑब्जेक्ट L2 के लिए उसका पर्टिकुलर ब्रांड जो डेल था और उसका मेमोरी साइज 1024 प्रिंट हुआ है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में जो उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होगी वही इस्तेमाल की जाएगी जब भी वो ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास के मेथड को कॉल करता है, ठीक है। तो ये जेनरिक कोड होता है, हर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो कोड मॉडिफाई हो जाता है जब आप उस ऑब्जेक्ट से किसी भी क्लास के मेथड को कॉल करते हो। अब लास्ट में हम ये भी चेक कराते हैं कि हम L2 का अगर सिर्फ ब्रांड प्रिंट कराना चाहें, स्पेसिफिकेशन फंक्शन को ना कॉल करें और सिर्फ उसका ब्रांड प्रिंट कराना चाहे तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, L2 का यहाँ पे ब्रांड प्रिंट हो गया है जो कि है डेल, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट्स। इसमें हमने समझा कि पाइथन में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का क्या कॉन्सेप्ट है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट से को ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, क्योंकि पाइथन में चाहे आप एक बेसिक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो जो एक इंटीजर टाइप का है, जिसको एक इंटीजर वैल्यू असाइन करी है, हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है ना। जब आप डेटा टाइप प्रिंट कराते हो किसी भी वेरिएबल का तो वहाँ पे लिखा आता है क्लास इंट, तो इसका मतलब हर वेरिएबल जो आप क्रिएट कर रहे हो वो किसी ना किसी क्लास का एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी डेटा टाइप क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाती है और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करता है। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। मेथड्स और क्लासेस, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को जब हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं एक क्लास के अंदर, जैसे एक कैप्सूल में उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन होती है, हो सकता है एक से ज़्यादा मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी हो, तो एक एंटिटी या एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी की एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को जब हम एक क्लास के नाम के अंदर ही ग्रुप कर देते हैं एक साथ, तो उस कॉन्सेप्ट को एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। कैप्सूल में बंद करना। एक अगर पर्सन है, पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी, ये इसको हमने एक साथ ग्रुप कर दिया एज अ कैप्सूल, तो इसे कहते हैं एनकैप्सुलेशन। जब किसी भी क्लास में एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को उस क्लास के एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो। आई होप आपने कुछ नया सीखा हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस हुई हो इस वीडियो से। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद करी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या नया सीखा और आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।